तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस क्लास में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देख लिया था कि पवन के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जिसमें कि हमने छत्रक शिला देखा था, भू स्तंभ देखा था, यारडंग देखा था, इंसेलबर्ग देखा था, ड्राई कांटर देखा था। आज हम देखेंगे कि पवन के निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति। पहले हम आपको समझाते हैं। आज हम देखेंगे पवन के निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति, जिसमें कि हम मुख्यतः देखेंगे बालुका स्तूप, बालका स्तूप का तीनों रूप और लोयस का मैदान, बाजदा और प्लेया, बालसन और प्लेया। बालका स्तूप, लोयस का मैदान, बालसन और प्लेया, इतना चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बालुका स्तूप क्या होता है। तो दोस्तों, पवन के द्वारा बालू से निर्मित स्तूपों को हम बालुका स्तूप कहते हैं। पवन के द्वारा बालू से निर्मित स्तूपों को हम बालुका स्तूप कहते हैं। बालुका स्तूप के आकार तथा स्वरूप में पर्याप्त अंतर होता है। ठीक है, बालुका स्तूप का जो निर्माण होता है दोस्तों, वह शुष्क प्रदेशों में, अधिकतर रेगिस्तानी भाग में होता है या शुष्क प्रदेशों में होता है, मरुस्थलीय भाग में होता है। लेकिन मरुस्थलीय एवं शुष्क प्रदेशों के अलावा भी इसका निर्माण जो है, जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अधिक सागरीय रेतीले भाग में होता है, फिर इधर अर्ध शुष्क इलाके वाला भाग में होता है। तो इधर भी होता है शुष्क प्रदेशों और मरुस्थलीय भागों के अलावा इसका निर्माण अधिक सागरीय रेतीले भागों पर भी होता है। और दोस्तों, ये जो बालुका स्तूप है, बालुका स्तूप का जो ये आकार रहता है वो गोल रहता है। ठीक है, बालुका स्तूप का आकार गोल रहता है और नव चंद्राकार, यानी कि फुल मून, पूर्ण चंद्राकार जैसे होता है, इस तरह से होता है बालुका स्तूप का निर्माण। तो आप लिख सकते हैं। अब आप लिखिए इसका डेफिनेशन। बालू के निक्षेपों द्वारा पहले लिखिए, पवन से बालू के निक्षेपों द्वारा निर्मित स्तूप को बालुका स्तूप कहते हैं। पवन द्वारा बालू के निक्षेप से निर्मित स्तूप को हम बालुका स्तूप कहते हैं। बालुका स्तूप का निर्माण शुष्क तथा अर्धशुष्क भागों के अलावा रेतीले झील और रेतीले सागर तटीय भागों पर भी होता है। इसके आकार तथा स्वरूप में पर्याप्त अंतर होता है। इसका आकार गोल तथा नवचंद्राकार जैसी होती है। इसकी ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर 20 मीटर तक की होती है। बालुका स्तूप का ऊंचाई होता है कुछ मीटर से लेकर 20 मीटर तक। और पवनोमुखी ढाल मंद तथा हल्का होती है और पवन विमुखी ढाल तीव्र होती है। तो पवनोमुखी ढाल हम बताए थे ना आपको, जो प्रचलित पवन की दिशा वाली ढाल को हम पवनोमुखी ढाल कहेंगे। पवन इधर से चल रहा है तो इसको हम पवनोमुखी ढाल कहेंगे, इसको पवन विमुखी ढाल कहेंगे। तो बालुका स्तूप का पवनोमुखी ढाल मंद होता है प्लस हल्का होता है। इसका तीव्र ढाल होता है, तीव्र। तो बालुका स्तूप का पवनोमुखी ढाल मंद तथा हल्का होता है, 5 डिग्री से 12 डिग्री तक के बीच में होता है। 5 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में होता है। इधर होता है 15 से 30 डिग्री इधर, क्योंकि इधर ढाल तीव्र है, इधर ढाल मंद है, तो इसीलिए तो पवनोमुखी ढाल, बालुका स्तूप का पवनोन्मुखी ढाल मंद तथा हल्का होता है। और नीचे में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 5 तथा 12 डिग्री। और इधर देखिएगा पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है, 15 डिग्री से 30 डिग्री लिख दीजिएगा। बालुका स्तूप की निर्माण के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती है, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में रेत यानी बालू, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में रेत की सुलभता और तीव्र पवन वेग और पवन के रास्ते में अवरोध का होना और बालू का स्तूप और
बालू के जमाव तथा बालुका स्तूप के निर्माण के लिए, रेत के जमाव तथा बालुका स्तूप के निर्माण के लिए उपर्युक्त स्थान होना चाहिए। तो 4 पॉइंट लिखिएगा। जो सबसे पहले, पर्याप्त मात्रा में रेत की सुलभता, तीव्र पवन वेग होना चाहिए, रेत के जमाव पवन के रास्ते में अवरोध होना चाहिए, रेत के जमाव तथा बालुका स्तूप के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। उपयुक्त। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो पर्याप्त मात्रा में रेत यानी कि बालू की सुलभता होनी चाहिए, दूसरा तीव्र पवन वेग होना चाहिए, तीसरा पवन के रास्ते में अवरोध होना चाहिए, चौथा बालू के जमाव तथा बालुका स्तूप के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों। बालुका स्तूप समानतः अपने निर्माण स्थान पर स्थिर नहीं रहती है। ये पवन की दिशा में स्थानांतरित होती रहती है, जिसको हम खिसकना या बालुका स्तूप का पलायन भी कहते हैं। जिसको हम खिसकना या बालुका स्तूप की पलायन भी कह सकते हैं। तो आकार और स्थिति के आधार पर दोस्तों, आकार और स्थिति यानी कि बालुका स्तूप के आकार और स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं। पवनोन्मुखी बालुका स्तूप, पवनोन जिसको कि अनुदैर्घ्य भी कहते हैं। पवनोन्मुखी बालुका स्तूप, जिसको कि हम अनुदैर्घ्य भी लिख लीजिएगा ऐसे करके। इधर पवनोन्मुखी, इधर अनुदैर्घ्य लिख लीजिएगा, जिसको कि हम अनुदैर्घ्य भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप भी कहते हैं। तो पवनोन्मुखी बालुका स्तूप, जिसको कि अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप भी कहते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप और बरखान। तो पवनोन्मुखी बालुका स्तूप क्या होता है मैं बता दूं कि पवन की दिशा में उसके समानांतर में निर्मित लंबे लंबे स्तूपों को हम पवन की दिशा में जिस तरफ पवन बह रही है दोस्तों, उसके पैरेलल में पवन की दिशा में उसके समानांतर में निर्मित लंबे लंबे स्तूपों को हम पवनोन्मुखी या अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप कहते हैं। इसका निर्माण अधिक रेतीले वाले चट्टानों के उस आंतरिक भाग में होते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक रेतीले वाले रेगिस्तानों, चट्टान बोल दिया, इसका निर्माण अत्यधिक रेतीले वाले रेगिस्तानों के उस आंतरिक भाग में होता है जहां पर पवन अत्यधिक वेग के साथ एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो। इसका निर्माण अत्यधिक रेत वाले रेगिस्तान के उन आंतरिक भाग में होता है जहां पर पवन अत्यधिक वेग के साथ एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो। इस तरह के स्तूप को कटक स्तूप, शीफ अलभ स्तूप, पहले तो कटक स्तूप लिखिएगा, शीफ लिखिएगा। इस तरह के स्तूप को कटक स्तूप, शीफ, अलभ स्तूप, रेखीय स्तूप, इस तरह के स्तूप को कटक स्तूप, शीफ, रेखीय स्तूप, अलभ स्तूप भी कहा जाता है। अब दोस्तों अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या होता है? जब बालुका स्तूप का निर्माण प्रचलित पवन के समकोण दिशा पर हो जाए तो उन्हें हम अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहेंगे। समकोण मतलब क्या? राइट एंगल, 90 डिग्री पर। जैसे कि मान के चलिए पवन इधर से बह रही है, अब बालुका स्तूप का निर्माण यहीं पे हो जाएगा। यहाँ के रास्ता, पवन के रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, बालू जमा होते होते बालुका स्तूप का निर्माण हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो समकोण पे हो गया, 90 डिग्री एंगल पे हो गया, इसी को समकोण कहते हैं। तो जब बालुका स्तूप का निर्माण प्रचलित पवन के समकोण दिशा में हो जाए, जब बालुका स्तूप का निर्माण प्रचलित पवन के समकोण पर हो जाए तो उन्हें हम अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहेंगे। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप का निर्माण प्रायः रेगिस्तान के सीमा और रेतीले सागर या तटीय और
रेतीले सागरीय तटीय वाले भागों में होता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण प्रायः रेगिस्तानों के सीमा और रेतीले सागर तटीय वाले भागों में होता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण हल्की हवा और अधिक रेत वाले रेगिस्तानों में होता है। अधिक रेत वाले भागों में होता है। हल्की हवा और अधिक रेत वाले भागों में होता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण हल्की हवा और अधिक रेतीले भागों में होता है। ठीक है। और थार में सहारा के थार में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की ऊंचाई सहारा के थार में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की ऊंचाई 325 मीटर तक होती है। इसकी औसत चौड़ाई 750 मीटर तथा इसकी औसत लंबाई 150 मीटर तक। सहारा के थार में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की ऊंचाई 325 मीटर तक होती है। इसकी औसत चौड़ाई 750 मीटर तक होती है। औसत लंबाई 150 मीटर तक होती है। समझ गए। अब बरखान, तीसरा बालू का स्तूप देखिएगा। तीसरा बालू का स्तूप में लिखिए बरखान, एक मिनट साफ करते हैं। तीसरा बालू का स्तूप में बरखान। दोस्तों बरखान भी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का ही एक विशिष्ट रूप है। लिखेगा बरखान भी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का ही एक विशिष्ट रूप है जिसका निर्माण प्रचलित पवन के समकोण आधार्थ अनुप्रस्थ दिशा में होता है। बरखान भी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का ही एक विशिष्ट रूप है जिसका निर्माण प्रचलित पवन के समकोण आधार्थ अनुप्रस्थ दिशा में होता है। अनुप्रस्थ दिशा में होता है। इसका निर्माण प्रचलित पवन के समकोण आधार्थ अनुप्रस्थ दिशा में होता है। इसका आकार चापाकार और नवचंद्राकार के रूप में होता है। चापाकार इस तरह होता है। बालू इधर से जमा होगा, इधर से जमा होगा, बालू जमा होगा, इधर उठ जाता है, इधर इस तरह करके बालू जमा होता है। पवन इधर से बाहर आया जैसे, तो इधर से अर्धचंद्राकार बन जाएगा। चांद का अर्धचंद्राकार जैसे इधर हो जाएगा, इधर पीछे इस तरह बालू हो जाएगा। तो इसका आकार चापाकार और अर्धचंद्राकार होता है। इसका आकार चापाकार और अर्धचंद्राकार के रूप में होता है। बालू का स्तूप बरखान का आकार चापाकार और अर्धचंद्राकार के रूप में होता है। और लिखिए दोस्तों, ये प्रायः बरखान प्रायः श्रृंखलाएँ में स्थित होती है और पवन की दिशा में होती है। बरखान प्रायः श्रृंखलाएँ में स्थित होती है और पवन की दिशा में होती है। प्रचलित पवन के कारण बरखान के शीर्ष भाग, प्रचलित पवन जैसे इधर पवन बह रहा है तो बरखान यहाँ पे है, तो बरखान इस तरह है, तो इसका शीर्ष भाग दो तरह नोकीले में, पवन की दिशा में दो तरह नोकीले सिरा में विभक्त हो जाता है। हवा बहता है तो यहाँ पे बालू को उठा देता है, दो तरह नोकीले सिर बन जाता है। तो प्रचलित पवन के कारण बरखान का शीर्ष भाग पवन की दिशा में दो नोकीले सिरे के रूप में विभक्त हो जाते हैं। दो नोकीले सिरे के रूप में विभक्त हो जाते हैं। लिख लिए। अब लिखिए, दो बरखान श्रृंखलाओं के मध्य स्थित रेत मुक्त कॉरिडोर या घासी के द्वारा रास्ता बनाया जाता है, जिसे करवा मार्ग भी कहते हैं। क्या कि रेगिस्तानी भाग में इतना विस्तृत रूप से ये फैल जाता है ना दोस्तों, तो आदमी को चलने में
बहुत दिक्कत होता है। तो इसके बीच से, इसकी श्रृंखलाओं के बीच से निकलता है। वहाँ पे रेत नहीं रहता है, तो ऊँट सब जो चलता है तो यही सब श्रृंखला के बीच से चलता है। तो दो श्रृंखलाओं के मध्य स्थित रेत मुक्त कॉरिडोर को गासी भी कहते हैं। दो बरखान श्रृंखलाओं के मध्य स्थित रेत मुक्त कॉरिडोर या गासी से मार्ग बनाया जाता है, जिन्हें हम कड़वा मार्ग भी कहते हैं। हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे कौन, लोयस देखेंगे। हम अक्सर देखते हैं दोस्तों, टीवी या मूवी में देखते हैं कि क्या बोलते हैं, रेगिस्तानी भाग में इस तरफ बालू का जो लहलहाता हुआ एक बड़ा सा मैदान बन जाता है। इस तरह करके लहलहाता हुआ पूरा एकदम बड़ा सा मैदान बन जाएगा, इस तरह करके रहता है। तो इसका जो निर्माण होता है पवन द्वारा उड़ाई गई बालू के निक्षेपों से होता है। लोयस का निर्माण पवन द्वारा उड़ाई गई बालू के निक्षेपों के जमाव से होता है। लोयस का निर्माण पवन द्वारा उड़ाई गई बालू के निक्षेपों के जमाव से होता है। इसका निर्माण तब होता है जब पवन के साथ मिली हुई धूल कण नीचे उतरकर बड़े पैमाने पर निक्षेप हो जाता है, बड़े पैमाने पर निक्षेप होता है। इसका निर्माण रेगिस्तान के सुदूर इलाकों में होता है। इसका निर्माण बहुत दूर दूर इलाकों तक होता है। इसका निर्माण रेगिस्तानों के सुदूर इलाकों में होता है। इनका जो कण होता है वो काफ़ी महीन होता है, इसलिए इनमें परत नहीं होता है। तो इनका कण काफ़ी महीन होने के कारण इनमें परत की अनुपस्थिति होता है। तो फिर से हम एक बार इसका बोल देते हैं, फिर से लिख लीजिएगा आप। जो पवन के द्वारा उड़ाई गई बालू के निक्षेपों के जमाव से निर्मित मैदान को हम लोयस कहते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब पवन के साथ मिली हुई धूल कण नीचे उतरकर बड़े पैमाने पर निक्षेप हो जाए। इनका निर्माण रेगिस्तानी के सुदूर भागों में होता है। इसका निर्माण रेगिस्तानों के सुदूर भागों में होता है। और लोयस की जो कण होती है, लोयस मैदान की कण काफ़ी महीन होती है, जिसके कारण इसमें परते का अनुपस्थिति होता है। इनमें परते का अनुपस्थिति होता है। लोयस समझ गए। अब मैं पढ़ाऊँगा बालसन और प्लेया। दोस्तों बालसन क्या होता है, रेगिस्तानी भाग में चट्टान जो है ना, चट्टान से कुछ घिरा हुआ रहता है। एक पोखर, जैसे मान के लिए पोखर है, जैसे कोई मान चलिए खुला एक ये है गड्ढा टाइप से है, तो चारों तरफ से चट्टान से घिरा हुआ है, अगल बगल पूरा रेगिस्तान है। तो चूँकि वो सूखा है, चूँकि वो चट्टान जो है जो वो बालू को रोक देता है चारों बगल से, तो इसीलिए बालू उसमें नहीं आ पाता है। कभी कभी छोटा छोटा नदी जब बह के जाता है तो उसमें कभी कभी पानी भर जाता है। तो पानी भरने के कारण पानी भरने के कारण उसी को हम बालसन कहते हैं। बालसन अस्थायी झील हो जाता है, क्योंकि थोड़ा दिन के लिए उसमें झील का निर्माण हो जाता है, अस्थायी झील हो जाता है, तो उसको हम बालसन कहते हैं। अब वही नदी के निक्षेप से जब निर्मित सिल्ट तथा नमक का जो उसमें जब नदी सूखता है तो उसमें नदी द्वारा जो सिल्ट और नमक का निक्षेप हो जाता है, जिसके कारण कि बालसन का जो ऊंचाई होता है समतल हो जाता है और ऊंचा हो जाता है, उसको हम प्लेया कहते हैं। इसको आप डिफिनेशन में लिखाते हैं, लिखिए। रेगिस्तानी भागों में या मरुस्थलीय भागों में चट्टानों से घिरी बेसिन को हम बालसन कहते हैं। रेगिस्तानी या मरुस्थलीय भागों में चट्टानों से घिरी बेसिन को हम बालसन कहते हैं। और जब छोटे मोटे नदियों के जल इस बालसन में एकत्रित होते हैं तो अस्थायी झील के निर्माण होते हैं। जल के सूखते ही यह झील समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जल के निक्षेपण द्वारा बालसन के तली में सिल्ट और नमक का मात्रा बढ़ जाता है। लेकिन जल के कारण बालसन की तली में सिल्ट और नमक का निक्षेपण हो जाता है, जिससे बालसन की तली ऊंची और समतल हो जाता है, जिसको हम प्लेया कहते हैं। तो रेगिस्तानी भागों में चट्टानों से घिरी बेसिन को बालसन कहते हैं। और छोटे छोटे नदियों द्वारा जल का एकत्रित होने से
छोटे छोटे नदियों के जल का एकत्रित होने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है और जैसे ही यह जल सूखता है झील समाप्त हो जाता है और बालसन की तली में सिल्ट और नमक का निक्षेपण हो जाता है, जिसके कारण बालसन का तली ऊंची और समतल हो जाता है जिसे हम प्लेया का मैदान कहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। आज का क्लास खत्म हो जाता है दोस्तों। अब हम देखेंगे कास्ट स्थलाकृति के में अपर्दन तथा निक्षेपण से निर्मित कास्ट प्रदेश में अपर्दन तथा निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति अगले क्लास में। तो थैंक यू।